हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं जो लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। आज हम उसी सीरीज़ में लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का पेपर। पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर है जो कि हमारा पेपर 2002 का ये पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और ऐसे ही हम आपको सारे ही क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेंगे जो कि हो चुके हैं और जो भी अभी होने वाले हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। जो भी न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियोज़ होती हैं एग्जाम से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हम सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है साम्य से अभिप्राय, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम केवल आंसर को फोकस करेंगे। साम्य से अभिप्राय क्या है? यहाँ पर साम्य से अभिप्राय दे रखा है उपरोक्त सभी मीन्स उस स्थिति से है जब उत्पादन न्यूनतम लागत पर होता है, उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है, और फर्स्ट वाला जो परिवर्तनहीनता की स्थिति से भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि आंसर फर्स्ट का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, उपरोक्त सभी। देन सेकेंड हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है मांग वक्र प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मांग वक्र प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हमारा आंसर 2 यहाँ पर करेक्ट है। वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग के विपरीत संबंध को मांग वक्र प्रदर्शित करता है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक व्यक्तिगत मांग वक्र इस मान्यता पर आधारित होता है कि निम्न तत्व को छोड़कर बाकी सब निर्धारक तत्व स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत यहाँ पर राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है जिसका, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जिसका झुकाव ऊपर दाएं ओर होता है। मीन्स यहाँ पर आंसर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड आंसर यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है अन्य बातें समान रहे कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं, क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है मांग में विस्तार। क्वेश्चन नंबर 7 है तिरछी मांग से अभिप्राय एक वस्तु की मांग में परिवर्तन निम्न कारण से होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हमारा सेकंड है दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समांतर रहती है ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, अनंत। देन नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लोच गुणांक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं निम्न सूत्र में लोच गुणांक है कि यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपये प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच क्या होगी? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर जो है यहाँ पर हमारा आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है। इकाई के बराबर। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती है तो मांग की तिरछी लोच होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है तटस्थ वक्र की निम्न विशेषताओं में एक गलत बतलाइए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है कौन उसकी विशेषता में से एक कौन सा गलत है? वह सदा एक्स अक्ष को छूता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है? तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं। उपभोक्ता संतुलन को कौन सी स्थिति व्यक्त करती है? आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है सैमुअल्सन के अनुसार मांग तालिका के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15 है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन की तीन अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन के प्रथम चरण में
क्वेश्चन नंबर 15 का हम देख लेते हैं आंसर यहाँ पर क्या होगा। आंसर नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है। सीमांत उत्पाद बढ़ाता है और गिरना आरंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्पादन फलन का उदाहरण है। उत्पादन फलन का क्या उदाहरण है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मीन्स Q इक्वल्स टू F होगा यहाँ पर। ये Q इक्वल्स टू F ब्रैकेट A कॉमा B कॉमा C, इस तरह से ये हमारा ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है पूर्ण प्रतियोगी बाजार संबंधी कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, इसमें से गलत बताना है कि कौन सी गलत है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन 4 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। मीन्स कीमत पर महत्वपूर्ण नियंत्रण वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपूर्ण प्रतियोगिता से यह संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड समरूप पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 19 है अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो 4th है वो यहाँ पर करेक्ट है। उपरोक्त सभी अल्पकालीन साम्य की अवस्था में पूर्ण प्रतियोगी फर्म लाभ कमा सकती हैं, हानि सहन कर सकती हैं, ना लाभ ना हानि की दशा में हो सकती है। मीन्स उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दीर्घकालीन साम्य की अवस्था में सभी पूर्ण प्रतियोगिता फर्में केवल। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एकाधिकारी अपनी बिक्री तथा उत्पादन को बढ़ाकर वस्तु की कीमत को घटा सकता है। यहाँ पर हम 21 का जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं। मीन्स एकाधिकारी क्या कहलाएगा, जो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। अपनी बिक्री तथा उत्पादन को घटाकर कीमत को बढ़ा भी सकता है, तो वो एकाधिकारी कहलाएगा। मीन्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है। 22 है एकाधिकारी साम्य उस स्थिति में निर्धारित होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो यहाँ पर आंसर है वो यहाँ पर हमारा थर्ड होगा, MR इक्वल्स टू MC। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एकाधिकारी प्रतियोगिता की अल्पकालीन साम्य अवस्था है। तो यहाँ पर हम 23 का आंसर देख लेते हैं। 23 का आंसर यहाँ पर हमारा 4 है, उपरोक्त सभी। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एकाधिकारी प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है, यहाँ पर आंसर हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। 24 का आंसर फर्स्ट करेक्ट है, सभी फर्में केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर सकती हैं। देन नेक्स्ट है हमारा 25 द्वैधाधिकारी विशेष दशा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का हम देख लेते हैं। आंसर जो है हमारा वो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, अल्पाधिकारी की। 26 है सीमांत लागत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो 26 का यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा यहाँ पर आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, ना कि कीमत निर्धारक। क्वेश्चन नंबर 27 है रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार। तो 27 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, वेदांतमक अतिरेक है। मीन्स आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है 27 का। 28 है लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार। तो 28 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, आर्थिक लगान इक्वल्स टू साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की स्थानांतरण आय। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। 29 है आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त हैं, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति। तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड हमारा करेक्ट है, जिनकी पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर श्रम की मांग कहलाती है। तो श्रम की मांग क्या कहलाती है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। 31 है मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो 31 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं, जैक्स ने। 32 है तरलता पसंदगी वर्ग बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है क्योंकि एक सीमा के बाद वह क्षितिजकार हो जाता है, इसे कीन्स ने कहा है। तो यहाँ पर हम 32 का आंसर देख लेते हैं, इसे कीन्स ने क्या कहा है। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है, तरलता जाल। क्वेश्चन नंबर 33 है ऋण योग कोष सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आंसर नंबर जो 4 है वो यहाँ पर करेक्ट है, एन बिक्सेल ने। देन 34 है सकल लाभ
सकल लाभ क्या होगा, मीन्स यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट है। सकल लाभ क्या होगा, कुल आगम माइनस कुल स्पष्ट लागत प्लस कुल स्पष्ट लागत। क्वेश्चन नंबर 35 है, केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, जहां समग्र मांग इक्वल्स टू समग्र पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा निर्भर करती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर देख लेते हैं। जो थर्ड है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर मात्रा निर्भर करती है। देन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, निवेश गुणांक का वह अनुपात है। तो यहाँ पर हम 37 का आंसर देख लेते हैं। 37 का यहाँ पर आंसर हमारा जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, जो आय में वृद्धि और नए निवेश में वृद्धि के बीच पाया जाता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, गुणक यदि के रूप में व्यक्त किया जाए तो इसमें से कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर आंसर हमारा जो करेक्ट होगा 38 का थर्ड वाला आंसर करेक्ट है। 39 है, गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है। तो 39 का यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। जो आंसर नंबर थर्ड है वो यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पर गुणक का आकार निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर और सीमांत बचत प्रवृत्ति पर भी। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि MPS इक्वल्स टू 0.5 हो तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है, K इक्वल्स टू 3। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, प्रगतिशील कर प्रणाली वह है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी प्रणाली है प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ती है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट है। यहाँ पर हमारा बाय मिस्टेक कुछ मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, अनुपातिक कर प्रणाली में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देख लेते हैं। अनुपातिक कर प्रणाली में इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला जो आंसर है वो करेक्ट होगा। आय के सभी स्तरों पर समान दर से कर लगाया जाता है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पर 43 का जो आंसर है वो हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट करेक्ट है, आयकर। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से असंगत बताइए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से असंगत है, यानी कि कौन सा इसमें से डिफरेंट है। तो आयकर है, सीमा शुल्क है, या फिर उत्पादन शुल्क, या फिर बिक्री शुल्क है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर से प्राप्त आय को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय तथा परोक्ष करों से प्राप्त आय। प्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय परोक्ष करों से प्राप्त आय किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 45 का जो आंसर है वो से कम होगी। द नेक्स्ट है 46, बजट के घाटे तब उत्पन्न होते हैं जब सरकार के अनुमानित व्यय प्रस्तावित आय, मीन्स आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड हमारा जो है वो करेक्ट है, से अधिक हो। 47 है, बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है। तो 47 के यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 है, घाटे की व्यवस्था द्वारा पूंजी निर्माण प्रायः। तो यहाँ पर हम 48 का जो आंसर है वो देख लेते हैं। 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है, स्फीतिक होता है। 49 है, अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने में प्रभावी कार्य कर सकती है, अतः इस अवधारणा का विकास प्रमुख किनके विचारों पर हुआ है। तो 44 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 44 का आंसर कौन सा है, सॉरी 49 का हम आंसर देखेंगे। 49 का यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा है, आंसर नंबर 2 जो है वो कीन्स, वो करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा एक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर नंबर 4 है वो यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा नहीं है, विदेश व्यापार को बढ़ावा देना, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मुद्रा के मूल्य का अर्थ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उपरोक्त सभी। मुद्रा के मूल्य का अर्थ क्या है, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 52 है फिशर का मूल समीकरण क्या है, तो इसमें से देख लेते हैं। आंसर नंबर जो थर्ड है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है, Pt=mv। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो अन्य बातों के समान रहने पर भी मूल्य भी पहले की तुलना में दुगने हो जाएंगे तथा मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में आधा हो जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा आधी रह जाए तो अन्य बातें समान रहने पर भी मूल्य पहले की तुलना में आधी हो जाएंगे और मुद्रा का मूल्य पहले की तुलना में दुगना हो जाएगा। यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं किसके द्वारा, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर देख लेते हैं। इविंग फिशर यहाँ पर होगा, इविंग फिशर के द्वारा लिखी गई है। 54 है कैम्ब्रिज अथवा नगद शेष समीकरण के प्रमुख प्रतिपादक थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है तो 54 के यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। 54 का यहाँ आंसर है मार्शल। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्न समीकरण बतलाने वाले थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर है वो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, P। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, मुद्रा एवं शाख की मात्रा को नियंत्रित करने की नीति को कहते हैं, तो 56 का यहाँ पर आंसर हम देख लेते हैं। आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट है, मौद्रिक नीति। 57 है ग्राम स्तर पर ऋण इसके द्वारा विपरीत होते हैं, तो 57 का यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। 57 का प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ। 58 है नाबार्ड सहकारी संस्थाओं को इस संगठन के माध्यम से पुनर्वित्त प्रदान करती है, तो यहाँ पर हम 58 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, राज्य सहकारी बैंक। 59 है तुलनात्मक लागत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 60 है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पारस्परिक मांग के सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर करेक्ट है, J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 61 है लियोन्टिफ विरोधाभास का संबंध है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लियोन्टिफ विरोधाभास का संबंध किससे। आंसर नंबर यहाँ पर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 है भुगतान शेष के असंतुलन की स्थिति में यह अवस्था होती है, तो यहाँ पर हम 62 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है प्रतिकूल भुगतान शेष का अर्थ है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। 64 है सहसंबंध का अभिप्राय है, आंसर नंबर यहाँ पर थर्ड करेक्ट है, चरों में परस्पर निर्भरता का पाया जाना। क्वेश्चन नंबर 65 है विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ है, तो यहाँ पर हम 65 का जो करेक्ट आंसर है वो देख लेते हैं क्या अर्थ है। मीन्स यहाँ पर हमारा 65 का जो आंसर है वो थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, मुद्रा का अधिमूल्य। क्वेश्चन नंबर 66 है विश्व बैंक का अर्थ है, विश्व बैंक का अर्थ है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 66 का जो करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। द नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की है, तो यहाँ पर हम 67 का आंसर देख लेते हैं। आंसर सेकंड जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है विश्व व्यापार संगठन, तो 68 विश्व व्यापार संगठन का हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर आंसर नंबर जो फोर्थ है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, गैर सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। 69 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने सुरक्षा कारणों से अपनी वार्षिक बैठक की तिथि को टाला, तो 69 का यहाँ पर हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। जो आंसर नंबर थर्ड है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, सितंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 70 है अंतर्राष्ट्रीय दलता में सम्मिलित किए जाते हैं, तो यहाँ पर आंसर नंबर फोर्थ जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान दिया जा सके। द नेक्स्ट है 71 प्रोफेसर P.T. बाबर के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का जो फर्स्ट आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट है, ऊंची प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 72 है नेल्सन ने निम्न स्तर संतुलन ट्रैप के सिद्धांत में 3 समीकरण प्रस्तुत किए हैं, निम्नलिखित नहीं है, कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर हम आंसर नंबर देख लेते हैं। फोर्थ जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, पूर्ण रोजगार का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 73 है
रोजस्टीन रोडन ने अपने ब्राम के सिद्धांत में 3 प्रकार की अविभाज्यताओं और विशेषताओं का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर है वो 4th है, उपरोक्त सभी। 74 है पूंजी की कमी अल्पविकसित देशों में उत्पादकता स्तर के नीचे होने का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 74 का आंसर जो 3rd है वो करेक्ट है। यहाँ पर कारण है परिणाम दोनों। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। प्रोफेसर रोस्टेव ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। तो क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट है यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर जो 4th है वो यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 76 है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना की घोषणा सबसे पहली बार किस औद्योगिक नीति तब से की गई थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 76 का जो आंसर है वो यहाँ पर हमारा 2nd करेक्ट है 1948 में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 77 का जो 4th आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 78 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 2nd यहाँ पर करेक्ट है, बढ़ता रहा है। 79 है भारत की वर्तमान जनसंख्या है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आंसर नंबर 4th जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है 100 करोड़ से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर देख लेते हैं। सबसे बृहद पुराना उद्योग यहाँ पर कौन सा है। तो आंसर नंबर 1st जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, सूती कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 81 है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो यहाँ पर हम 81 का सबसे जो हमारा आंसर है वो देख लेते हैं। आंसर नंबर यहाँ पर हमारा उसका कौन सा है 81 का 2nd, भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। 82 है भारतीय रिजर्व बैंक नोट निर्गमन की निम्नलिखित पद्धति को अपनाता है। तो यहाँ पर हम 82 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर जो 1st है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, न्यूनतम कोष पद्धति। नेक्स्ट हमारा है 83। भारत की सिक्योरिटी प्रेस और करेंसी नोट प्रेस प्रेस कहाँ स्थित है। मीन्स यहाँ पर हमारा क्या होगा, कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर हम 83 का जो आंसर है वो देख लेते हैं। आंसर नंबर 4th जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट है, नासिक में। 84 है निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 84 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3rd जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 85 का जो आंसर है वो हमारा 1st वाला यहाँ पर करेक्ट है, कैंग गंगा। तो इस तरह से हमने सीरीज़ अपनी कंप्लीट की है। तो ऐसे ही हम आपके सामने और भी हम आपको जो पेपर हो चुके हैं वो सारे ही आपको प्रोवाइड करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपको पता है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर। थैंक यू।